चलिए आगे बढ़ते हैं। सीएस सुधांशु पंत की ब्यूरोक्रेट्स के साथ पहली बड़ी बैठक। सभी विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव बैठक में मौजूद। कलेक्टर, संभागीय आयुक्त कर रहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। सचिवालय स्थित सभी आईएएस अधिकारी बैठक में मौजूद हैं। प्रदेश की माली हालत, विकसित भारत संकल्प पत्र की पालना और 100 दिन की कार्य योजना को लेकर विचार विमर्श किया जा रहा है। और चलिए हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए सहयोगी डॉक्टर ऋतुराज लाइव जुट गए हैं। डॉक्टर ऋतुराज, ब्यूरोक्रेट्स के साथ में ब्यूरोक्रेट्स के मुखिया की पहली बैठक है। उत्साहवर्धन किया जा रहा है और साथ ही साथ एक तरीके से आने वाले 100 दिनों का जो एक प्लान है, जो रोड मैप है, उसको लेकर चर्चा हो रही है। क्या जानकारी और लगी आपको अब तक और इससे? देखिए जयती, अब सबसे बड़ा जो चीज़ सामने उभर कर जो आ रही है वो यही है कि पावर गैलरी सचिवालय में जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो काफ़ी दिनों से कोई विस्तृत कोई कामकाज नहीं है, तो उनको उनमें नई ऊर्जा, नई जान किस तरह से फूंकी जाए। क्योंकि नई ऊर्जा बढ़ने के साथ पूरी ब्यूरोक्रेसी को, पूरी सरकारी मशीनरी को एक संदेश के जरिए सक्रिय करने की बात है। तो यहाँ और उसके साथ साथ ही, क्योंकि केंद्र से आया, लेकिन हालांकि जयपुर और राजस्थान सुधांशु पंत के लिए नया नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी समय हो गया, कुछ गैप हो गया, कई अधिकारी बदल गए, कईयों का विभाग बदल गया, तमाम तरह की चीज़ों के साथ अब वो ब्यूरोक्रेट्स के साथ नए सिरे से संवाद स्थापित करना चाहते हैं, तालमेल कर रहे हैं। और तालमेल में जो उनकी सोच है, भजनलाल सरकार की जो सोच है, उसको किस रूप में क्रियान्वित करें, उसकी मॉनिटरिंग किस रूप में करें। क्योंकि साफ बात यही है कि ब्यूरोक्रेट्स ही हैं जो अब आगे 100 दिन और उसके बाद लोकसभा और लोकसभा के बाद पूरे 5 साल उसका पूरा योजनाओं का खाका बनाएंगे और क्रियान्वित करके लागू करेंगे। खास तौर पर जो चुनौती है वो लोकसभा चुनाव की चुनौती है। इसीलिए 100 दिन की कार्य योजना की बात कही और भजनलाल सरकार ने आते ही कहा कि 100 दिन की कार्य योजना बनाई जाए। और 100 दिन की कार्य योजना बनाने के साथ जो उस पर अमल किस रूप में किया जाए, क्योंकि वह असर जनता तक पहुंचना चाहिए, जनता में छाप छोड़नी चाहिए कि क्या मोदी सरकार की जो योजनाएं हैं उनको आम जनता में किस तरह से किया जाए। साथ ही साथ राजस्थान सरकार की जो योजनाएं हैं उनको कोलैबोरेट करके किस तरह से काम किया जाए। हमने देखा कि इन दिनों काफ़ी कुछ समस्याएं आई, प्रदेश की माली हालत को लेकर काफ़ी कुछ बातें कही गई। जो कर्ज है, कर्ज का जो पैसा आता था या जो योजनाओं का पैसा आता था, ये भी बात सामने आई कि वो योजनाओं में, दूसरी योजनाओं में, दूसरी मद में खर्च कर दिया। तो कई तरह की वित्तीय अनियमितता, या हम कहते हैं कि वित्तीय अनुशासन नहीं बनाए रखने की बात कई समय से जारी है। तो इस सबको कैसे संतुलित किया जाए, ठीक किया जाए, ताकि विकास की एक नई छवि उभरे। क्योंकि अब भजनलाल सरकार का विजन सामने आएगा, उनकी छवि सामने आएगी जनता के सामने, तब जाकर ये जो लोकसभा चुनाव है उसका रण जीता जा सकता है। दूसरी बात यह भी है कि जो योजनाएं हैं वो किस रूप में शक्ल लें, क्योंकि योजनाओं कि कई बार हमने देखा है कि बहुत अच्छी योजनाएं होती हैं, पिछली सरकार में भी अगर अनुभव देखें, वो इतने धरातल पर छू नहीं पाती आम जनता के मन में, क्योंकि कई बार अब जब रिजल्ट आना होता है, जब चुनाव होना होता है, तो वो अलग रूप में सामने आता है। तो वह बात खास जोर देने वाली है 100 दिन की कार्य योजना को किस रूप में लागू किया जाए। जो मैंडेट है जो भजनलाल सरकार का महिला अपराध को लेकर है, या जो माफिया गिरोह है उनको लेकर है, या नकल गिरोह को लेकर है, या पेपर लीक की घटनाओं पर अंकुश लगाने को लेकर है, उसको सख्ती से पालना कैसे की जाए। भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस किस रूप में एक दिखे, इसको केवल कहने से नहीं, एक जनता में दिखे, तो इसके लिए सख्त कदम उठाने की यहाँ पर बात कही जा रही है कि कोई भी इस तरह का वाकया होगा तो गुरेज नहीं किया जाएगा सख्त एक्शन लेने से, और तुरंत एक्शन लेने से गुरेज नहीं किया जाएगा। तमाम तरह की जो माफिया और जो संगठित अपराध है और ख़ासतौर पर गैंगवार है, उस पर अंकुश लगाने के लिए क्या किया जा सकता है। क्योंकि डीजीपी भी इस बैठक में मौजूद हैं, डीजीपी यूआर साहू हैं, उनके साथ भी चर्चा हो रही है। और साथ ही साथ ब्यूरोक्रेट्स का खुद का प्लान भी यहाँ पर पूछा जा रहा है कि विभाग के लिए उनकी क्या सोच है, हर विभाग के लिए उनकी क्या सोच है, उनका विजन क्या है।
और किस रूप में रोड मैप बनाकर वो आगे बढ़ना चाहते हैं आने वाले 100 दिन में, और उसके बाद लोकसभा चुनाव के बाद और पूरे 5 साल में। ये तमाम तरह की चीज़ यहाँ पर देखिए। हालांकि पहले भी इस तरह की बैठक होती रही है और खुद मुख्यमंत्री भजनलाल ने यहाँ आते ही ब्यूरोक्रेट्स के साथ संवाद किया था, लेकिन सुधांशु पंत की अपनी एक वर्किंग स्टाइल है, एक मैकेनिज्म है कि किस रूप में वो संवाद स्थापित करते हैं। खास तौर पर जो इनको शिल्पकार माना जाता है कॉन्सेप्ट का, क्योंकि योजनाओं को मूर्त रूप देने में हमने देखा कि रिफाइनरी का जिस तरह से इन्होंने मूर्त रूप दिया, तो निश्चित रूप से अब इन पर निगाहें ब्यूरोक्रेट्स की भी टिकी हुई हैं कि वो किस रूप में संदेश दें कि जिससे कि पूरी ब्यूरोक्रेसी एक नज़र आए, ब्यूरोक्रेसी में तालमेल हो और पूरी ब्यूरोक्रेसी आपस में तालमेल करके तमाम तरह की योजनाओं को का खाका खींचे, उस पर धरातल पर उतारे और लोकसभा चुनाव की रण को किस तरह से साधा जाए। ये तमाम बातें हैं जयती। लेकिन ऋतुराज ये बताइए, क्योंकि रिजल्ट ओरिएंटेड छवि रही है सुधांशु पंत की, लेकिन अब सीएस के तौर पर पूरा भार उनके कंधों पर है, सभी को साथ में लेकर चलना। ब्यूरोक्रेसी में पिछली पूर्ववर्ती सरकार में हमने देखा कि कुछ बातें सामने निकल कर आती थी, परेशानियों से जुड़ी हुई समस्याओं को सुना नहीं जाना। तो इस बार ये कोशिश की जाएगी, क्योंकि डबल इंजन की सरकार और केंद्र का अनुभव भी उनके पास में है, तो बदलाव उस ढांचे में भी होगा जो कि सीधे तौर पर जनता को नहीं बल्कि ब्यूरोक्रेट्स को भी प्रभावित करता है, उनकी जीवन शैली से भी जुड़ा हुआ है, उनके काम के इतर उनकी जो पर्सनल चीज़ें होती है, पर्सनल समय उनका होता है, उसको किस तरह से मैनेज किया जा सके, इसको लेकर भी कुछ बातें होंगी। लेकिन साथ ही साथ सबसे बड़ा बदलाव ऋतुराज आप बताइए, क्योंकि अब मीटिंग हो रही है और लगातार इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, 100 दिन की कार्य योजना में किस फैक्टर से सबसे बड़ा बदलाव देख पाएंगे जनता? देखिए, जब हमने सबसे पहले ही उनसे सबसे पहला इंटरव्यू सीएस बनने के बाद वो फर्स्ट इंडिया का इंटरव्यू था, उसमें ही हमने इस बात को लेकर काफ़ी कुछ पूछा। खास तौर पर जो केंद्र राज्य संबंधों को लेकर बात उन्होंने स्पष्ट रूप से कही कि जो योजनाओं का पैसा है वो उसी मद में खर्च हो, उसी योजना में खर्च हो और योजना का जो मद है उसी में खर्च हो, यह एक अनुशासन बनाना होगा। तो यह एक मैंडेट उन्होंने साफ तौर पर कह दिया, क्योंकि अगर वो खर्च नहीं होगा तो जो दूसरी किस्त या अगली जो राशि है वो जारी नहीं हो सकती। तो केंद्र की जो तमाम योजनाएं उनके लिए नियम है और जो वित्त का एक सामान्य भी नियम है कि जो राशि जिस मद के लिए है वो उसी मद में खर्च हो। पहली बात ये उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। तो इसके लिए मॉनिटरिंग करना, ये बात बिल्कुल साफ यहाँ पर भी कही गई है, संदेश दिया गया है, क्योंकि इसकी मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। और ये एचओडी के स्तर पर जो कि प्रमुख सचिव होता है, सचिव होता है या अतिरिक्त मुख्य सचिव होता है किसी भी विभाग का, तो उसके लेकर यहाँ पर बहुत ज़रूरी सख्त पालना करने के निर्देश दिए और साथ ही साथ एक विजन बनाने के लिए कहा है यहाँ पर अधिकारियों को। दूसरी ओर जो आप खास बात कह रही हैं कि क्या खास बदलाव नजर आ सकता है, तो बदलाव ब्यूरोक्रेसी में काम करने का बदलाव वह इस रूप में नजर आ रहा है कि उत्साह एक अलग देखा गया है, क्योंकि भजनलाल सरकार एक जनरेशन शिफ्ट वाली सरकार है, तो यहाँ ब्यूरोक्रेसी में भी उसी रूप में ताजगी की बयार बह रही है। तो निश्चित रूप से जो भी योजनाएं मूर्त रूप लेंगी वो उसी अंदाज में उसी सक्रियता के साथ मूर्त रूप ले सकती हैं। खास तौर पर हम जो देखते हैं कि तमाम जो विकास योजनाएं हैं उसको लेकर किस रूप में रुख सामने आता है, ये देखने वाली बात है। एलिवेटेड रोड की बात हो, चाहे से जेडीए के तमाम विकास कार्य की बात हो, बीआरटीएस को लेकर विवाद हो या अन्य तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें ढिलाई हो रही हो या गति नहीं पकड़ रही हो, इन तमाम बातों को लेकर और भजनलाल सरकार ने पहले स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी चलती हुई योजनाओं को नहीं रोका जाएगा। हाँ, ये बात ज़रूर है कि कुछ शक्ल बदली जाए, उसमें बजट बढ़ाया जाए और उसको प्रभावी किस तरह से बनाया जाए इस पर जोर दिया जाए। तो निश्चित रूप से अब ये जो सामने आएगा वो ये आ सकता है कि जो मुफ्त दवा योजना है या और योजना उनका बदला हुआ रूप सामने आ सकता है और ये इस रूप में आगे बढ़ सकती है ब्यूरोक्रेसी, सरकारी मशीनरी।
ऋतुराज, अभी कितनी देर बैठक अब चलने वाली है? क्योंकि अब तस्वीरें तो बैठक की दिखा रहे हैं, काफी उत्साह नजर आ रहा है, आपने ठीक कहा, चेहरे पर खुशी और बिल्कुल भी वो प्रेशर नजर नहीं आ रहा कि आप अपने इतने सुपर सीनियर के सामने अपने विभागों की योजनाएं एक सिंप्लिसिटी के साथ में एक कनेक्टिविटी के साथ में बैठक की तस्वीरें हैं। और उम्मीद करते हैं कि जो एक सिंक्रोनाइजेशन है इसी तरह से पूरे ब्यूरोक्रेसी में, पूरे डिपार्टमेंट में बना रहे, इससे जनता की बेहतरी होगी। लेकिन बैठक को लेकर के क्या जानकारी, कितनी देर और चलेगी बैठक अभी? देखिए, करीब बैठक 1.5 से 2 घंटे जारी रहने का आसार हैं, क्योंकि ये सारे ब्यूरोक्रेसी के साथ पहला संवाद है सीएस का। और जब सीएस किसी बात के लिए को लेकर पहला संवाद करते हैं तो उसमें जो तात्कालिक बातें हैं वो रहती हैं, तात्कालिक बातों के साथ साथ दीर्घकालिक जो कार्य योजना है वह रहता है, और एक सरकार का पूरा विजन, एक खाका, उसमें मोटे मोटे तौर पर ब्लूप्रिंट बनता है। तो इन तमाम बातों को लेकर अगर विभागवार एक एक बात से बात की जाए, सचिव या प्रमुख सचिव या अतिरिक्त मुख्य सचिव से, तो वह थोड़ा सा समय लेने वाला हो सकता है। हालांकि मुख्यमंत्री भजनलाल अपने रुख साफ कर चुके हैं इन ब्यूरोक्रेट से बात करके, और वह बैठक भी हमको याद है कि काफ़ी देर तक चली थी, और खुद भजनलाल सरकार ने रुख अपनाया था कि भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस रहेगा, 100 दिन की कार्य योजना रहेगी, और जिम्मेदारी तय की जाएगी अधिकारियों की। और ख़ास तौर पर यह बात साफ तौर पर कह दी गई थी कि जो पेपर लीक का जो अंकुश है उसको हर हाल में फॉलो करना है, और उसके लिए मुख्य सचिव स्तर पर जिम्मेदारी तय होगी, उनको नोडल बनाया गया है, वो मॉनिटरिंग करेंगे, डीजीपी मॉनिटरिंग करेंगे। तो निश्चित रूप से इन तमाम बातों को लेकर तो ये जो कार्य योजना नजर आएगी, जो मुख्य बातों को लेकर फोकस होगा वह, और उसके साथ जो दीर्घकालीन योजना है, तो इसको साफ बात ये सामने आती है कि 2 घंटे तक ये बैठक जारी रह सकती है। और ऋतुराज, इसमें सबसे बड़ा टास्क तो मेरे ख्याल में वही होगा, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी की तो बैठक है, लेकिन प्रदेश के लिहाज से अगर देखा जाए, डीजीपी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, एक बड़ा जिम्मा मिला है इस बार जयपुर को, देश भर से पहुंच रहे हैं तमाम सभी बड़े चेहरे, और भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े चेहरों के तौर पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ये सभी होंगे। तो एक बेहतर छवि राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी की, पुलिस विभाग की सभी के सामने लाना, उसको लेकर भी एक टास्क है, क्योंकि जिम्मेदारी मिली है सुधांशु पंत को। लेकिन उसके बाद सबसे बड़ा टास्क डीजी कॉन्फ्रेंस को लेकर, क्या लगता है कि बिल्कुल ठीक हो जाएगा? क्योंकि उम्मीद सभी की यही है, तैयारियां उस तरह की है माकूल एकदम। डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस सही ढंग से व्यवस्थित रूप से होना, यह एक अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा, क्योंकि जिस तरह की तैयारियां हैं, खुद मुख्यमंत्री इसके लेकर 2-3 बार बैठक ले चुके हैं। इसके साथ साथ ही जो पूर्व सीएस उषा शर्मा, उनके स्तर पर बैठक हो चुकी है, जो सुधांशु पंत है उनके स्तर पर मॉनिटरिंग की जा चुकी है। अब आज की बैठक में भी ये बात तात्कालिक, क्योंकि सबसे ज़्यादा तात्कालिक मुद्दा यही है। दूसरा जो कल हमने देखा, जिस तरह से ट्रक ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल को लेकर मुख्यमंत्री सचेत नजर आए थे, और जो तात्कालिक मुद्दे हैं उनको लेकर संवेदनशील रहने के यहाँ पर बात कही गई है, निर्देश दिए गए हैं। और जो आईजी कॉन्फ्रेंस के जो मुद्दे हैं उनको लेकर पूरी तैयारी रखने की बात यहाँ पर कही गई है। जो मुद्दे जो होंगे खास तौर पर, जैसे साइबर अपराध का मुद्दा है, या संगठित अपराध का जो मुद्दा है, या तमाम तरह के जो सीमा पार अंतर्राज्यीय गिरोह का मुद्दा है, तो ये इसमें खास तौर पर इस पर एक्सरसाइज की जाएगी कि जो सीमा पार है या एक अंतर्राज्यीय जो अपराध हैं, जो एक राज्य से दूसरे राज्य में गिरोह काम करते हैं, उन पर नकेल किस तरह से कसी जाए, जो माफिया है उस पर किस तरह से लगाम लगाई जाए। क्योंकि जो मैंडेट है बीजेपी का, और संकल्प पत्र में भी ये वादा किया है, और जब चुनाव में आए थे तब भी ये वादा किया था कि ये तमाम माफिया राज को ये खात्मा करेंगे, अंकुश लगाएंगे तमाम तरह की गतिविधियों पर। जो नकल गिरोह है उसको पकड़ा जाएगा, जो माफिया है उनको धरपकड़ शुरू की जाएगी। पूर्व जो डीजीपी हैं उमेश मिश्रा, वो लगातार रोजाना बदमाशों को कितनों को गिरफ्तार किया, इसके बारे में जानकारी दे रहे थे। तो तमाम तरह की चीज़ें उसी रूप में आगे बढ़ेंगी, और जो अचीवमेंट है उसको किस रूप में आम जनता तक पहुंचाया जाए, ताकि जो लोकसभा का लक्ष्य है उसको साधा जा सके। इन तमाम बातों को लेकर यहाँ पर फोकस है। डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस की जो तमाम और भी मुद्दे हैं उसको लेकर यहाँ पर मंथन किया जाएगा कि इसमें राजस्थान का अचीवमेंट क्या रहा है, और राजस्थान
किस रूप में आगे बढ़ सकता है और इसमें जी। क्या सुधार आगे किया जा सकता है। खास तौर पर CCTNS की अगर बात की जाए, जिसमें एक पूरी प्रणाली के जरिए जोड़ा जा सकता है कि जो अपराधियों और अपराध की कुंडली पूरे देश भर में किस तरह से एक संगठित रूप में सामने आ सकती है। साथ ही साथ वो ये देखा जा सकता है कि उसमें सिमिलरिटी क्या रहती है अपराध में। इन तमाम चीज़ों को लेकर ताकि जो लीड मिले, जो इंफॉर्मेशन मिले, जो IB इनपुट मिले, वो उसको कारगर रूप में उसका इस्तेमाल करके और फील्ड में असर कर सकें, क्योंकि इस तरह की कई घटनाएं रोकी जा सकती हैं अगर इस पर तमाम अमल सही समय पर किया जाए। तो इस बात पर भी खासा जोर है। जयती, ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर तुराज इस पूरी जानकारी के लिए, पूरे विश्लेषण के लिए।